वेलकम बैक टू इसके वन किस एंड आज हम लोग देख रहे हैं सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम का ऑफ फिजिक्स पेपर एंड वी वोंट बी सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस, रादर हमें बस एक असेस करने हैं द लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड वो ऑब्वियसली हम लोग एक सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं कर सकते बट वी कैन विल सी कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे एंड सिंस आज ही एग्जाम हुआ है रिसेंटली, आई थिंक अभी कुछ टाइम पहले ही एग्जाम खत्म हुआ होगा, सो विल जस्ट ट्राई सॉल्विंग दिस। तो यहाँ पे जो सेट 3 है उसमें से जैसे 33rd क्वेश्चन है, यहाँ पे दो पार्ट हैं क्वेश्चंस में, दो पार्ट हैं ए एंड बी एंड देयर अल्टरनेटिव, या तो आप ए सॉल्व करो या फिर बी सॉल्व करो। ए में देयर आर 2 क्वेश्चंस, बी में देयर आर 3 क्वेश्चंस, सो लेट्स जस्ट ट्राई दिस ओनली। जैसे ए में आपका जो 2 क्वेश्चंस है उसमें से पहला है कि अ स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर ए ऑफ रेडियस आर चार्ज टू अ पोटेंशियल वी इज enclosed by a spherical conducting shell B of radius R. If A and B are connected by a thin wire, calculate the final potential on sphere A and shell B. तो यहाँ पे so this is the kind of case considered कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट A है जिसका रेडियस है R and here you have object B. ये एक स्फीयर है, ये एक शेल है जिसका रेडियस है कैपिटल R एंड इससे आपने चार्ज किया टू अ पोटेंशियल V। फिर जब आप एक थिन कनेक्टिंग वायर लगा देते हो इन दोनों के बीच तो क्या फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा बिटवीन दीज टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी कि जब हम लोग एक थिन कनेक्टिंग वायर लगाएंगे ऑब्वियसली चार्जेस इससे पॉजिटिव चार्ज इससे इस पे फ्लो करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये चार्जेस मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे क्या पोटेंशियल है, वेल इट इजंट गिवन कि इससे चार्ज किया गया है, सो वी आर कंसिडरिंग कि यहाँ पे 0 पोटेंशियल होगा। तो आई थिंक दे शुड प्रॉब्ली मेंशन इट्स अनचार्ज्ड, और डिड दे मेंशन इट? नहीं, मेंशन नहीं किया गया, सो वी आर जस्ट टेकिंग अस्यूमिंग कि अनचार्ज्ड ही है। देन वी नो कि जितना भी चार्ज होगा इस पे जो चार्ज हमारा इस स्फीयर, अब देखो ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है तो जो भी चार्ज होते हैं किसी कंडक्टिंग स्फीयर के टॉप पे हो जाता है, विच टेल्स अस कि यहाँ पे कितना चार्ज होगा। इसके जो सरफेस पे जो हमारा इतना चार्ज आ गया था, मान लो इसके सरफेस पे स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज था, सो यू क्लियरली नो कि दिस इज द पोटेंशियल जिस पे ऑब्जेक्ट रहा होगा, राइट। अब अगर मैंने इस चार्ज यहाँ से इसे कनेक्ट कर दिया तो ये दोनों एक इक्वल पोटेंशियल पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे इस पोटेंशियल को V लिखा गया है तो मैं अब इस नई पोटेंशियल को V0 कर देता हूँ एंड देन इन दोनों पे इक्वल पोटेंशियल्स आ जाएंगे। द थिंग इज कि जब ये इक्वल पोटेंशियल पे होंगे इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि इक्वल चार्जेस के इनके ऊपर इक्वल चार्जेस होंगे। रिमेंबर इट इज पोटेंशियल दैट गेट्स इक्वलाइज्ड ऑन द टू सर्फेसेस, नॉट द चार्ज इटसेल्फ। सो अकॉर्डिंग टू दैट जब ये V0 पे होगा एंड ये V0 पे होगा देन and you can't even do कि obviously equal potential होंगे तो इस पे V/2 होगा, इस पे V/2 होगा। Potential conservation is not a law। अगर ये energy flow कर रही होती something like that then you could say that total initial energy equals total final energy। It's not energy, it's potential। Alright, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि जब इस चार्ज कंजर्वेशन तो obviously exist करता है, तो मान लो अब इस पे अगर Q0 अमाउंट का चार्ज आ गया और फिर मान लो इस पे अगर Q अमाउंट का चार्ज आ गया तो अब इस पे कितना चार्ज रहेगा, स्मॉल q माइनस कैपिटल Q, क्योंकि टोटल स्मॉल q इनिशियल चार्ज था, चार्ज तो कंजर्व रहेगा ही। तो अब हमें पता चलता है कि V0 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई R एंड दिस शुड ऑल्सो इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस कैपिटल Q बाई R, क्योंकि इक्वल पोटेंशियल जितना है इस पे उतना है इस पे। दिस बेसिकली इम्प्लाइज टू अस, इन दोनों को कैंसिल कर दो, Q बाई R इक्वल्स Q बाई R माइनस, टेक इट हियर, तो ये हो गया Q R प्लस R ओवर में हो गया Q बाई R, इससे ये
इससे ये कैंसिल कर दो तो आपको पता चला कैपिटल Q क्या हो जाएगा, स्मॉल q टाइम्स में कैपिटल R ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हो जाएगा। देन अगर आपको ये कैपिटल Q की वैल्यू पता चल गई, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बेसिकली सब्स्टिट्यूट इन दिस। इन फैक्ट सिंस एक चीज़ हमें पता है, अब जब मैं V0 लिखूंगा 1/4πε0, यहाँ पे कैपिटल Q बाई R होगा, इस R से ये कैंसिल हो गया, ये अब क्या हो गया Q बाई R प्लस R। इस चीज़ को मैं V लिख दूंगा जो कि हमारा इनिशियल पोटेंशियल था V बाई R प्लस R, राइट। यहाँ पे एक चीज़ जो कि मुझे एक चीज़ विच इज़ काइंड ऑफ बगिंग मी राइट हियर, माई बैड, यहाँ पे there is also supposed to be एक और यहाँ पे यूनिट ऑफ डिस्टेंस V बेसिकली क्या था, यहाँ पे ये भी एक R था, तो मैंने अप एंड डाउन R मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे एक R, तो दिस इज VRO। तो ये हमारी न्यू पोटेंशियल होगी ऑन दीज स्फीयर्स, दोनों पे इक्वल होगी। हम लोगों ने कौन सा लॉ यूज़ किया, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जितना टोटल चार्ज इस ऑब्जेक्ट पे था वही फ्लो किया है यहाँ से यहाँ तक, right? There is no charge that got created in this process. So that is how you solve this problem. Now second जो इसमें है, write two characteristics of equipotential surfaces. A uniform electric field of 50 Newton per coulomb is set up in a region along positive x-axis. The potential of at the origin 0,0 is 220 volt. Find the potential at the point 4 meter, 3 meter. तो पहले दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, नथिंग टू सॉल्व, सो वी आर लीविंग दैट। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 50 न्यूटन पर कूलम को, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, कौन से रीजन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। एंड जो पोटेंशियल है ओरिजिन पे क्या है, 0, मान लो ये है 0,0, यहाँ पे पोटेंशियल है 220 वोल्ट्स। Find the potential at a point 4 meter, 3 meter. तो पहले देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्स एक्सिस के अलोंग पॉइंट कर रही है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ, कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग ही विल एग्जिस्ट करता है, दैट्स वेयर द पोटेंशियल डिफरेंसेस। मतलब वाई में आप ऊपर नीचे जाओ, इट डजंट मैटर, उसकी वजह से कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल चेंज सोनली एक्स एक्सिस के अलोंग आप मूव करते हो तो उसकी वजह से होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट 4,3 पे जो पोटेंशियल पूछा गया है, दिस डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है V = E/d, जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, so the change in electric potential by moving a distance d is what is electric field times the distance d. It's a basic formula, I think everybody knows this. तो all you have to do is multiply it कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम्स में कितना डिस्टेंस आप मूव कर रहे हो, 4 मीटर। सो यू गेट दिस, what the potential difference between 2 points is. तो ये हो गया 200, मतलब यहाँ पे आप जब इस पॉइंट पे गए तो आपको 200 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा। सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस एट 0,0 इज दिस, मतलब द पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात करिए एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इनिशियल पोटेंशियल 420 वोल्ट्स। तो ये आपका इस केस में आंसर हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द अल्टरनेटिव क्वेश्चन जो बी है इसी में 33rd में ही। एंड यहाँ पे पहला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ओपन सर्फेस एंड अ क्लोज सर्फेस। अगेन नथिंग टू एक्चुअली सॉल्व, सो ओनली टू से एन ओपन सर्फेस इज, वेल आई थिंक it's such a weird distinction जो कि यहाँ पे पूछा जा रहा है, what is the difference between an open surface and a closed surface. closed surface जो कि isolated है, वहाँ से चार्ज बाहर फ्लो नहीं कर रहा, at least in the case of electrostatics, that is how you'll make the distinction. open surfaces जहाँ से चार्ज फ्लो कर सकते हैं, या फिर ये गाउस लॉ के टर्म्स में आप डिस्टिंक्शन कर दो, it is where जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा through the surface itself, तो you can say well, जो हमारे पास अगर कोई ऐसा गाउसियन सरफेस हो
So if charge is flowing, charge can flow out of this one way or another. We can say that it is open, and if it cannot, then it is closed. Such a weird question to ask. Draw an elementary surface vector ds vector for a spherical surface S. ये एक spherical surface है, obviously perpendicular to the area element at any point. ये हमारा surface area vector exist करता है. इसमें जो second है, define electric flux through a surface, give the significance of a Gaussian surface. A charge outside a Gaussian surface does not contribute to total electric flux through the surface. Why? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस क्या है, मैथमेटिकली देखा जाए. सो मैथमेटिकली तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एज थ्रू अ सरफेस एज द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी डिफाइन करते हो. सो दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस जिस पे ये इंटीग्रेट किया जा रहा है, राइट, over a surface S. Physically, it basically is a quantitative description of of the number of field lines जो कि उस surface के through pass करती है, और you might want to say the density of field lines जो कि उसके through pass कर रही है. Significance of a Gaussian surface, well, ये Gaussian surfaces as I recall are basically these closed surfaces. these closed surfaces जो कि गाउस लॉ को ओबे करते हैं, प्रैक्टिकली हर क्लोज सर्फेस गाउस लॉ को ओबे करता है. सो गाउसियन सर्फेस इज नथिंग, इट्स नथिंग स्पेशली न्यू. ये क्लोज सर्फेसेस को ही वेल कहा जाता है. आई डोंट रियली नो व्हाई दे मेक दिस काइंड ऑफ डिस्टिंक्शंस. अ चार्ज आउटसाइड अ गाउसियन सर्फेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सर्फेस. वेल, इट डज नॉट, बिकॉज अगर आपके पास किसी गाउसियन सर्फेस के बाहर कोई चार्ज है तो ऑब्वियसली उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस गाउसियन सर्फेस को पियर्स करके अंदर जाती है, उतनी फील्ड लाइंस वो सारी बाहर भी निकल जाती हैं जब ये चार्ज आउटसाइड होता है दैट सर्फेस. तो ऑब्वियसली जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट आइदर इंटर और लीव द सर्फेस इज वेल जीरो, क्योंकि जितनी इंटर करती हैं वो लीव भी कर देती है. दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ चार्ज आउटसाइड अ गाउसियन सर्फेस थ्रू दैट सर्फेस इज वेल जीरो. Right. अब ये थर्ड क्वेश्चन इसी में है. स्मॉल स्फेरिकल शेल S1 has point charges Q1 equals -3 microcoulomb, Q2 -2 microcoulomb, and Q3 9 microcoulomb inside it. This shell is enclosed by another big spherical shell S2. A point charge Q is placed in between the two spherical surfaces S1 and S2. If the electric flux through the surface S2 is 4 times the flux through S1, find charge Q. Well, another simple problem. This basically says कि एक small spherical shell है S1, alright, जिसमें point charges हैं Q1, Q2 and Q3 inside it. यहाँ पे Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, and उसके बाद इसे हम लोगों ने एक big spherical shell S2 से enclose कर दिया है, and point charge Q को place किया गया है between the two surfaces. तो मान लो capital Q को मैंने यहाँ पे place कर दिया. If the electric flux through the surface S2 is 4 times the flux through S1, तो basically क्या करना है, how you going to solve it? It's like, well, पहली चीज़ Gauss law, the electric flux through a closed Gaussian surface is what? Is the charge inside it over epsilon naught. तो पहले S1 के थ्रू कितना फ्लक्स है, Q1 over epsilon naught plus Q2 plus Q3. तो मैं ऐसे लिख देता हूँ plus Q2 plus Q3 over epsilon naught. ये है S1 से निकलने वाली फ्लक्स. ऑलराइट, S2 से कितनी फ्लक्स निकल रही है, इसके अंदर टोटल कितना चार्ज है, तो इट्स लाइक Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस S2 के अंदर कैपिटल Q चार्ज भी है ओवर एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द फ्लक्स दैट इज कमिंग आउट ऑफ, वेल, इट इज कमिंग आउट ऑफ S2. ऑलराइट, एंड ये बताया गया है कि ये जो फ्लक्स है इज 4 टाइम्स दिस फ्लक्स, मतलब दिस इज 4 टाइम्स दिस थिंग राइट हियर. तो अब बेसिकली क्या करते हैं, कैपिटल Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, दिस कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट. ऑलराइट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दो, कैपिटल Q इज 3 टाइम्स इनका सम क्या होगा, वन ऑफ देम इज
that is -3, -2 and 9. So 9 minus 3 is 6, 6 minus 2 is 4. तो 3 times 4 ये हो गया 12 माइक्रो कूलम। तो इस केस में ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 33rd क्वेश्चन सॉल्व किया। इसमें 2 पार्ट्स थे, ए एंड बी। वी हैड टू सॉल्व देम अल्टरनेटिवली। ए में 2 पार्ट्स थे, बी में 3 पार्ट्स थे। एंड आई थिंक सो इफ वी हैव वन सच लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि इट वाजंट कि एक स्पेसिफिक लॉन्ग क्वेश्चन था, बट I think 33 is more like a classification of these type of questions जो कि somehow electrostatics से connected थे and they were rather easy to solve. So yeah, I think paper का level काफ़ी easy होगा इस हिसाब से judge किया जाए। And seeing the other problems, they are also similar to this level of difficulty. So I would say it's not even mediocre. It's like it was a rather easy question paper. That was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.